नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध की। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं, बहुत सारे एरियाज आते हैं, बहुत सारे टाउन्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट, पता नहीं क्या क्या नाम अलग अलग आ जाते हैं। तो ये याद करना थोड़ा टिपिकल रहता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक कहानी की तरह समझाऊंगा। आप थोड़ा सा चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश ज़रूर करना। मेरा नाम मनु सांगवान है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करते हैं आप सबका। और आगे बढ़ते हैं हम हमारे नए टॉपिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध के साथ। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखूंगा, आप लोग मेरी आवाज़ सुनना, मेरे साथ रहना और थोड़ा ऑब्जर्व करते हुए चलना। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं लेक्चर शुरू करने से पहले, जो आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी ना पढ़ाई की, वो ही आपको आगे तक पहुंचा पाएगी। नहीं तो आप ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, चाहे आप यूपीएससी हो चाहे कोई भी हो। कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी का मतलब देसी भाषा में मेहनत, और सही डायरेक्शन में मेहनत को कंसिस्टेंसी कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बेफालतू की बातों में अपना समय व्यर्थ ना करते हुए। ठीक है, तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध का मतलब क्या है? देखो, सिंध कौन सा एरिया था, सबसे पहले तो ये बात है। तो ये सपोज करो इंडिया का मैप है, और जो सिंध है ना वो ये वाला एरिया है, ये है सिंध। इस सिंध के जो ऊपर है ना, यहाँ पे ये है पंजाब। कौन है? पंजाब है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब ये सिंध का कॉन्क्वेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए? उसके कुछ कारण हैं। पहले इस सिंध की हिस्ट्री समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे कि ब्रिटिशर्स इसमें इंटरेस्ट क्यों ले रहे थे। उसके बाद फाइनली 1843 में कैसे गवर्नर जनरल एलिंगब्रो ने अपना फर्स्ट गवर्नर, जिसे चार्ल्स नेपियर कहते हैं, उसे सिंध की गद्दी पे बिठाया। समझ में आया? शुरू करते हैं बैकग्राउंड से। देखो, हुआ क्या, सबसे पहले अर्ली 18th सेंचुरी में, अर्ली 18th सेंचुरी के अंदर, अर्ली 18th सेंचुरी कौन सी सेंचुरी है? ये वो सेंचुरी है जो 1700 से लेके 1750 या 1740 तक चली। तो इस अर्ली 18th सेंचुरी में जो यहाँ पे राज करते थे ना, उनका नाम था कलोरा चीफ। क्या नाम था? कलोरा चीफ। ध्यान से सुनते हुए चलना, मैं जो कहानी बता रहा हूँ बैकग्राउंड में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो कलोरा चीफ है ना, उनके रिलेशंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अच्छे थे। किन के साथ अच्छे थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अच्छे थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1758 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने की परमिशन दी थी। कहाँ पे? थाटा के अंदर। थाटा एक जगह है, कहाँ पे? सिंध में। इतनी बात समझ में आई? आगे 1761 में इन्होंने जितनी भी अदर यूरोपियन कंपनीज थी ना, उनको ट्रेड करने से भी रोक दिया। यानी कि ये देखने को मिला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिलेशंस कलोरा चीफ के साथ अच्छे हैं, पहली चीज। लेकिन कहानी में बदलाव हुआ। कुछ पहाड़ से लोग, पहाड़ मतलब माउंटेन, कुछ माउंटेन में रहने वाले लोग नीचे प्लेन्स में आके सेटल हुए, और उन लोगों का नाम था, यानी कि वो एक ट्राइब थी, और उस ट्राइब का नाम था तलपुरा। अब ये तलपुरा एक बलूच ट्राइब है। क्या नाम है? बलूच ट्राइब है एक। तो ये आके यहां पे रहने लग गए, और इनका एक आदमी जिसका नाम है मीर फतेह अली खान, ये याद रखो आप, 1783 में मीर फतेह अली खान सिंध को कंट्रोल में लेता है और कलोरा प्रिंस को हरा देता है। अब कलोरा प्रिंस की जगह सिंध के ऊपर कौन बैठा है? मीर फतेह अली खान। और ये अपने किंगडम को 4 हिस्सों में बांटता है, जिनका नाम लिखता है ये 4 ब्रोज या 4 यार। 4 यार। और हर एक छोटे किंगडम के ऊपर जो रूल करेगा उसका नाम होगा आमिर। तो इन्हें बोला जाता तलपुरा आमिर्स। इतनी बातें आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, इसके बाद क्या हुआ? ये पूरा बैकग्राउंड था किसका? सिंध का। इसके बाद आपको ये चीज तो जरूर पता है कि जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, यहां पे ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर का इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश कर दिया था। क्यों? क्योंकि आसपास मराठा वॉर चल रही थी और मैसूर की वॉर चल रही थी। तो पता है, जब 1799 के आते आते ब्रिटिशर्स को यह पता चल चुका था कि जो मैसूर है ना, मैसूर का जो राजा है टीपू सुल्तान, वो बाहर वाले लोगों से फ्रेंडशिप कर रहा है। किन किन लोगों से फ्रेंडशिप कर रहा है? एक तो नेपोलियन है। नेपोलियन कहाँ का है? फ्रांस का। दूसरा काबुल का शाह जमान खान है, उनसे वो फ्रेंडशिप कर रहा था। और ये फ्रेंडशिप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से देखी नहीं जा रही थी। इतनी भी बात आपको समझ में आई? फिर से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 1799 के आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि जो टीपू सुल्तान है ना, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ अपनी फ्रेंडशिप कर रहा है, और ये फ्रेंडशिप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से देखी नहीं जा रही थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? अब कहानी यहां से शुरू होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इन्होंने क्या किया? 1799 में पहला नेगोशिएशन भेजा। नेगोशिएशन का मतलब होता है वार्तालाप। और 1799 में किसने भेजा? लॉर्ड वेल्सली।
मैं इंपॉर्टेंट चीजें ही लिखूंगा, बाकी सिर्फ बताऊंगा, आप लोग सुनते रहो। लॉर्ड वेल्सली ने फर्स्ट नेगोशिएशन या डेलीगेशन भेजता है यहाँ पे, किसके पास भेजता है, कौन है अभी, मीर जाफर। तो ये मीर जाफर के पास भेजता है और ये 1 साल तक चलता है। क्या ये जो मीटिंग होती है इनकी, नेगोशिएशन होते हैं, ये 1 साल तक चलते हैं, लेकिन ये नेगोशिएशन फेल हो जाते हैं। और अक्टूबर 1800 में जो मीर फतेह अली खान है ना, वो बोलता है ब्रिटिशर्स को कि भाई तुम 10 दिन के अंदर यहां से चले जाओ। क्यों? क्योंकि ये नेगोशिएशंस फेल हो चुके हैं और इस फेल होने के 2 कारण थे। पहला, जो एंटी ब्रिटिश अलायंस थी ना, इसकी एंटी ब्रिटिश जो अलायंस थी मीर फतेह अली खान की, उसने प्रेशर डालना शुरू किया कि भाई तू गलत कर रहा है। दूसरा, 1799 में टीपू सुल्तान को मार दिया था, किसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो टीपू सुल्तान किल्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसीलिए भी उसको डर था कि कभी आगे चल के हमें भी ना मार दे। इन दोनों की वजह से लॉर्ड वेल्सली का ये पहला जो ये था, क्या था, नेगोशिएशन था, ये फेल हो गया। 1 साल तक चला था ये, ठीक है, इतनी भी बात समझ में आ गई। आगे अभी हुआ क्या, अक्टूबर 1807 में, देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भगवान था। अक्टूबर 1807 के अंदर एक ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ टिलसिट। आपने नहीं सुना होगा लेकिन मैं बता देता हूं, ट्रीटी ऑफ टिलसिट। ये ट्रीटी किस किस के बीच में है, ये ट्रीटी है रशिया और फ्रांस के बीच में। रशिया की तरफ से कौन आदमी है, अच्छा ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। रशिया की तरफ से है अलेक्जेंडर वन, और फ्रांस की तरफ से है नेपोलियन। ये दोनों मिलते हैं और ये बोलते हैं भाई हम लोग है ना एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे कि आज के बाद हम लोग इंडिया को इन्वेड करेंगे थ्रू लैंड रूट इन्वेजन करेंगे हम, किसका, इंडिया का, ठीक है। इस ट्रीटी की भनक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लग चुकी थी और अब वो सतर्क हो चुके थे। इसीलिए जून 1807 के बाद लॉर्ड मिंटो अपने एक क्या भेजता है, डेलीगेशंस भेजता है। कहां पे भेजता है, 4 जगह पे भेजता है। कौन भेजता है, लॉर्ड मिंटो। पहला जो नेगोशिएशन की बात थी वो किसने की, लॉर्ड वेल्सली ने। दूसरा, लॉर्ड मिंटो 1807 में ही एक डेलीगेशन भेजता है, समझ में आए। और ये डेलीगेशन 4 जगह भेजता है, मैं एक एक करके लिख देता हूं। पहली जो जगह है वहां पे है लाहौर, और लाहौर में ये जिसे भेजता है उसका नाम होता है मेटकाफ। दूसरी जो जगह है वो है काबुल, और काबुल में ये जिसे भेजता है वो है एल्फिंस्टन। तीसरी तेहरान, और तेहरान में जिसे भेजता है वो है मालकोलम। और चौथी सिंध में जिसे भेजता है उसका नाम है निकोलस स्मिथ। इन चारों को बोलता है भाई देखो बाहर से लोग आ रहे हैं तुम्हें मारने के लिए, तुम हमारे साथ समझौता कर लो, हमारे साथ एक नेगोशिएशन साइन कर लो। इसी के चलते अब हम इन तीनों की बात नहीं करेंगे, किनकी, हमारा जो फोकस रहेगा वो कौन सा रहेगा, सिंध का, ठीक है ना। इन्हीं के चलते जो सिंध में होती है एक नेगोशिएशन, उसको निकोलस स्मिथ करने जाते हैं और इसमें वो सफल हो जाते हैं। यानी कि फर्स्ट ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप साइन होती है आमिर्स और ब्रिटिशर्स के बीच में। इसकी नेगोशिएशन सफल हो जाती है और एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप। ये समझ में आया आपको, फर्स्ट ट्रीटी किस किस के बीच में, आमिर्स और ब्रिटिशर्स के बीच में निकोलस स्मिथ साइन करते हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब इस ट्रीटी में क्या लिखा हुआ था कि भाई फ्रांस जो है ना वो एक्सक्लूड होनी चाहिए और एक दूसरे की कोर्ट्स में हम लोग एजेंट्स बैठाएंगे। 2 चीज लिखी हुई थी, फिर से समझो। पहली, जो फ्रांस है ना उसको एक्सक्लूड कर दो भाई तुम्हारे एरिया से, और दूसरा एक्सचेंज ऑफ एजेंट्स करेंगे। ये कब साइन हुई है, ये हुई है 1807 में। इसको रिन्यू किया जाता है, कब किया जाता है, रिन्यू किया जाता है 1820 में। और जब रिन्यू किया जाता है ना तब बोला जाता है जो फ्रांस थी ना, फ्रांस तो ठीक है एक्सक्लूड हो गई, अमेरिकन को भी एक्सक्लूड कर दो। और एक बात, जो तुम्हारा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है ना कच्छ के साथ, हम वो भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर से समझो, ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप 1807 में, 1820 में इस ट्रीटी को रिन्यू किया जाता है, जिसमें 2 चीजें ऐड की जाती हैं, अमेरिकन को एक्सक्लूड करो और तुम्हारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ काम करेंगे। इतनी चीजें समझ में आई। ये कब की बात है, 1820 आ गया। आगे चलते हैं। 1832 में एक और ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ 1832। विलियम बेंटिक कर्नल पोटिंगर को भेजते हैं। ये कौन करता है, कर्नल पोटिंगर, सेंट बाय विलियम बेंटिक। ये भी समझ लो आप, ठीक है। ये दूसरी चीज हो गई। अच्छा, इसमें क्या होता है,
इसमें ये होता है कि भाई देखो, तुम लोग एक चीज हमारी ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहली चीज 1832 तक मराठा, मैसूर, जितने भी साउथ था, बंगाल था, वो सारा ब्रिटिशर्स के अंदर आ चुका था। तो अब ब्रिटिशर्स और स्ट्रांग हो गए थे और अब उन्हें आउटर जो इन्फ्लुएंस था, जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस था, उनको रोकना था। इसीलिए ये जाते हैं उनके पास, कहाँ, सिंध के पास, और बोलते हैं कि भाई तुम हमें एक और ट्रीटी साइन करो, ट्रीटी ऑफ 1832। कर्नल पोटिंगर को विलियम बेंटिक भेजता है। ठीक है, अब इस ट्रीटी में क्या होता है, इस ट्रीटी में ये चीज बोली जाती है कि भाई जो हमारे लोग हैं ना, उनको सिंध से आने जाने तो दो, ब्रिटिशर्स को आने जाने तो दो। तो आमिर्स बोलते हैं ठीक है, हम आने जाने के लिए नहीं रोक रहे, लेकिन जो तुम्हारे लोग हैं वो यहाँ पे बसेंगे नहीं, वो रेसिडेंशियल एस्टैब्लिश नहीं करेंगे सिंध के अंदर। तो ये मान जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी तुम्हारा कोई आदमी ब्रिटिशर्स आए जाएगा, उसके हाथ में पासपोर्ट जरूर होना चाहिए। ये भी बात मान ली। ब्रिटिशर्स इसके रिस्पॉन्स में कहते हैं ठीक है भाई, तो तुम जितनी भी तारीफ लगाओगे वो रीजनेबल तारीफ लगाओगे। उन्होंने ये बात मान ली। और एक बात बोली कि भाई तुम्हारा जो डिस्प्यूट चल रहा है ना, हम उनका पता क्या करेंगे, हम जोधपुर के राजा से बात करेंगे कि कच्छ में जो डिस्प्यूट चल रहा है ना चोरों के खिलाफ, वो रिजॉल्व हो जल्दी से जल्दी। तो ये थी ट्रीटी ऑफ 1832। यानी कि ये देखने को मिल रहा था कि ब्रिटिशर्स सिंध में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनको सिंध क्यों चाहिए, इतना वो लोग लालच क्यों कर रहे थे सिंध का। इसीलिए कर रहे थे, अगर बाहर की कोई यूरोपियन देश आके इनके ऊपर अटैक कर देता तो इनकी खैर नहीं होती। उस समय यूरोपियन का बहुत बड़ा हाथ हुआ करता था। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझा। 1832 खत्म हुआ, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चल के क्या हुआ, 1836 में कौन बना गवर्नर जनरल, लॉर्ड ऑकलैंड। अभी जब मैं रिवाइज कराऊंगा ना तो और अच्छे से आपको याद होगा। लॉर्ड ऑकलैंड ने एक ट्रीटी साइन की। इसने क्या बोला, इसने तो सीधा बोल दिया भाई, ये तो बहुत हरामी इंसान था। इसने बोल दिया मुझे है ना सिंध एक बफर स्टेट चाहिए। बफर स्टेट आपको पता है, अगर आपने रिंग फेंस पॉलिसी पढ़ रखी है ना, ठीक है चलो नहीं पढ़ रखी तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे। इन्होंने बोला कि हमको बफर स्टेट चाहिए। बफर स्टेट वो स्टेट होता है जो आने वाले समय पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ आगे खड़ा रहे, उसके बाद ब्रिटिशर्स तक वो फौज पहुंचे सामने वाली, यानी कि एनिमी की फोर्स बाद में पहुंचे, पहले बफर स्टेट में एंटर करे। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये इतने में पता क्या होता है, ये लोग मानते नहीं आमिर वामिर, इतने में इनका साथ, भाई साहब इनके साथ भगवान ही था, इनका साथ मिल जाता है, हमें कोई ना कोई आ ही जाता है इनका साथ देने के लिए। इतने में क्या होता है, जो रंजीत सिंह है ना, अब रंजीत सिंह कौन है, ये हम पंजाब वाले उसमें देखेंगे। जो रंजीत सिंह है ना, वो कैप्चर कर लेता है एक टाउन को जिसका नाम होता है ना, वो होता है राजबन। और ये कहां पे होता है, ये सिंध में होता है। तो ये जो लॉर्ड ऑकलैंड है ना, ये उन्हें डराता है। क्या बोलता है कि भाई देखो, तुम्हारे पे बाहर से अटैक करने की ज्यादा है, काबुल वाले हैं, काबुल और वो सब छोड़ो, तुम्हें रंजीत सिंह जो तुम्हारा साइड का पड़ोसी है पंजाब वाले, वो अटैक कर रहे हैं, तो तुम हमारे साथ मिल जाओ। इसी के चलते आमिर्स लॉर्ड ऑकलैंड के साथ हाथ मिला लेते हैं और अब आमिर्स प्रोटेक्शन में आ चुके हैं ब्रिटिशर्स की। यहीं से शुरू होता है कि जब सिंध ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट बन चुका है। फिर से समझो, लॉर्ड ऑकलैंड ये दिलासा दिलाता है कि भाई हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हारे जो बाहर से जो अटैक हो रहे हैं ना, दूर की बात तो छोड़ दो, पंजाब में जो रंजीत सिंह है वही तुम पे अटैक कर रहा है। इसीलिए उन्होंने एक ट्रीटी साइन करती हैं और ये ट्रीटी होती है 1838 में। तो ट्रीटी ऑफ 1838, जिसमें आमिर जो है वो ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट बन जाते हैं, यानी कि अब सिंध ब्रिटिश के अंडर है। और यहां पे 3 बातें होती हैं। पहली बात, कंपनी की जो ट्रुप्स रहेंगी ना, वो कैपिटल में स्टेशनड रहेंगी। दूसरी बात, आमिर और सिख कंपनी के इंटरवेंशन, जब भी आमिर और सिख का कुछ भी लड़ाई होगी तो कंपनी उसमें इंटरवीन करेगी ही करेगी। और तीसरी बात, एक ब्रिटिश का रेसिडेंट हमेशा कोर्ट में प्रेजेंट रहेगा। यानी कि प्रोटेक्टरेट बना दिया है सिंध को, किसका, ब्रिटिशर्स का। इतनी भी बात आपको समझ में आई, बहुत बढ़िया। ठीक, रिवाइज करेंगे अभी एक एक करके, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अच्छा इसी के चलते एक ट्राईपार्टाइट ट्रीटी साइन हो जाती है। अच्छा, ट्राईपार्टाइट ट्रीटी क्या होती है, ट्राईपार्टाइट ट्रीटी साइन हो जाती है। ये किन किन के बीच में साइन होती है, 1838 में ही। ये होती है एक तो रंजीत सिंह के साथ, एक होती है ब्रिटिश के साथ, और एक होती है मुगल एम्परर शाह आलम, नहीं उस समय कौन था, शाह शुजा। ठीक है, इन तीनों के बीच में एक ट्रीटी, ट्राईपार्टाइट ट्रीटी साइन हो जाती है तीनों के बीच में। ब्रिटिशर्स शाह शुजा को बोलते हैं कि भाई जितने भी तेरे सिंध के सोवरन राइट्स है ना, उनको छोड़ दे। ये मान जाता है। रंजीत सिंह को बोलते हैं आमिर, और जब भी सिंध और पंजाब, आमिर यानी कि सिंध और पंजाब यानी कि रंजीत सिंह, तो जब भी सिंध और पंजाब के बीच में कोई लड़ाई होगी उसमें ब्रिटिश इंटरवीन करेंगे, तो रंजीत सिंह इस बात को मान लेता है। ये ट्रीटी ऑफ पार्टाइट साइन हो गई। यानी कि ये देखो आप लोग, ब्रिटिशर्स कैसे सिंध को उन्होंने प्रोटेक्टरेट बना लिया और रंजीत सिंह से एक ट्रीटी साइन करवा ली, जिसमें आमिर और ये रंजीत सिंह आपस में अगर लड़ेंगे तो ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व करेंगे ही करेंगे। ये कब होता है, 1838 की ट्रीटी में, जिसका नाम था ट्राईपार्टाइट ट्रीटी ऑफ 1838। इस ट्रीटी के बाद सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेता है सिंध। सब्सिडियरी अलायंस साइंड कौन करता है, सिंध।
अब सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये होता है 3 लाख से ज़्यादा आपको आर्मी मेंटेन करने की खर्चा देना पड़ेगा, हमारा ब्रिटिश रेसिडेंट आपकी कोर्ट में रहेगा, आप कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ अगर हाथ मिलाओगे तो कंपनी को वो चीज़ें पता होनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। यानी कि ये कह सकते हैं कि सिंध अब पूरी तरह से ब्रिटिश के कंट्रोल में आने ही वाला था। तभी एक आखिरी हथौड़ा पड़ता है और उस आखिरी हथौड़े का नाम है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। फर्स्ट एंग्लो, अच्छा मैं ये इसमें क्यों बता रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड है ब्रो। अफगान वॉर जो होता है 1839 से 1842 के बीच में, ठीक है। ये फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर क्या है? फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में अफगान्स जीत जाते हैं। कौन जीत जाते हैं? अफगान्स जीत जाते हैं। तो ये पता है आमिर्स क्या बोलते हैं? आमिर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स, हमने तुम्हें हमारी धरती दी लड़ने के लिए, तो हम कुछ तो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, यानी कि ब्रिटिशर्स हमें वो देंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे या हमें कुछ टेरिटरीज एक्सटेंड करेंगे। लेकिन इससे उल्टा होता है। ब्रिटिशर्स बोलते हैं तुमने है ना हमारे साथ गद्दारी की है और इस गद्दारी की सजा तुम्हें नेगोशिएशन से ही मिलेगी। और फिर इनके साथ एक नेगोशिएशन साइन होती है, किसके नेतृत्व में? एलन ब्रो के नेतृत्व में। एलन ब्रो नेगोशिएशंस, ये समझ में आया? इस एलन ब्रो नेगोशिएशन ने एक आदमी को भेजता है। कौन भेजता है? आउटरन। ये ब्रिटिश का ऑफिशियल होता है। ये आउटरन जाता है और उनके साथ एक नेगोशिएशन की ट्रीटी साइन करता है और बोलता है कि जितनी भी तुम्हारी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज है ना, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दो। दूसरी बात, जो भी हमारे कंपनी के स्ट्रीमर्स है ना इंडस रिवर में, जो भी हमारी नाव चलाते हैं, उन लोगों को तुम फ्यूल दोगे। तीसरी बात, जितने भी तुम कॉइन्स या सिक्के जो बनाते हो वो सबको बनाना छोड़ दोगे। समझ रहे हो कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक एक करके सीढ़ी चढ़ रही है? ये सारी बातें देख के जो आमिर्स होते हैं वो रिवोल्ट कर देते हैं और वहां पे वॉर ऑफ सक्सेशन भी शुरू हो जाता है। राजा अच्छे नहीं है, वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुआ। वॉर ऑफ सक्सेशन में रिवोल्ट किया इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और यहां पे एक चीज होती है, क्या चीज होती है? अब बोलते हैं 1843 में जब गवर्नर जनरल एलन ब्रो ही थे, उनके नेतृत्व में सिंध को इमर्ज कर दिया गया। सिंध मर्ज्ड इन ब्रिटिश। ये समझ में आया? और फर्स्ट गवर्नर चार्ल्स नेपियर को बना दिया। चार्ल्स नेपियर। यहां पे कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध खत्म होता है। देखा आप लोगों ने कैसे ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी चढ़े और फिर कैसे आमिर्स को हराया, कैसे सिंध का कॉन्क्वेस्ट किया। ये शायद आपको किसी बुक में अच्छे से ना मिले, मैंने जिस हिसाब से समझाया आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट और सही रहेगा अगर आपने मेरी आवाज़ को अच्छे से सुना है तो, ठीक है। अगर आपको एक बार रिवाइज करना है तो अच्छा, इसके जो नोट्स हैं, रिवीजन के लिए जो नोट्स हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात कि हमारा जो साइट है उस पर कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, mannusangwan.in, ठीक है। मैं आपको एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ कि यूपीएससी 2027 बहुत ही जल्दी आने वाला है। आपको लग रहा होगा 1 साल है, लेकिन यूपीएससी की पढ़ाई 2 साल मांगती है। अगर 2027 में आपने यूपीएससी नहीं फोड़ा तो आप रिग्रेट करोगे। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और देखते रहिए मन्नू सांगवान। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।